हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू गुड शेफर हाई स्कूल ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। तो सबसे पहले समझते हैं कि फोर्स होता क्या है। तो मेनली जो पुश और पुल को ही हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में फोर्स कहते हैं। किसी चीज़ को पुश करना या फिर किसी चीज़ को पुल करना क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। और फोर्स क्या होता है, एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में पता चलता है और फोर्स का मैग्नीट्यूड के बारे में भी पता चलता है। जैसे कि सपोज दैट आप किसी ऑब्जेक्ट को ईस्ट डायरेक्शन में ठेल रहे हैं, है ना। तो ठेल रहे हैं दैट मीन्स आप उस पर कुछ प्रेशर लगा रहे हैं, और किस डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में। तो यहाँ फोर्स का डायरेक्शन भी पता चल रहा है और फोर्स का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है। मान लेते हैं कि वो 10 न्यूटन का हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स एक तरह से क्या हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, क्योंकि हम लोग फोर्स में उसका डायरेक्शन के बारे में पता चलता है और इसके मैग्नीट्यूड मतलब इसका रियल वैल्यू के बारे में भी पता चलता है। फोर्स एक तरह से, फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है, याद रखना। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स की वजह से क्या क्या इफेक्ट जनरेट होते हैं। फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो जैसे हम लोग उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो क्या आ जाता है, मोशन में आ जाता है। सपोज दैट कि कोई इंसान अगर खड़ा है तो वो रेस्ट में है, जैसे हम लोग उसको पीछे से ठेलते हैं तो वो क्या आ जाता है, मोशन में आ जाता है। तो हम लोग उसको पीछे से ठेल रहे हैं, दैट मीन्स उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इंसान मोशन में आ गया। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्ट से क्या आ जाता है, मोशन में आ जाता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकता है बाय यूजिंग अ फोर्स। जैसे कि अगर हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो देखते होंगे कि जो बॉलर जब बॉलिंग करता है तो बॉल को वो क्या करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड में बॉल को फेंकता है। लेकिन बैट्समैन जैसे उसको हिट करता है तो बॉल है जो कभी ऑफ साइड, कभी ऑन साइड, कभी स्ट्रेट में चला जाता है ना। तो बॉल को क्या किया जा रहा है, बैट से फोर्स लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से है जो बॉल का डायरेक्शन है जो चेंज हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसका डायरेक्शन भी क्या होता है, चेंज होता है। फोर्स कैन स्लो डाउन और कम्प्लीटली स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाने से वो कम्प्लीटली रुक भी जाता है। पहले तो वो स्लो डाउन होता है, उसके बाद कम्प्लीटली रुक जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम लोग बाइक चलाते हैं या फिर साइकिल चलाते हैं। कॉमन एग्जांपल साइकिल का ही ले लेते हैं। जैसे साइकिल में जैसे हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक क्या करता है, ब्रेक जो शू रहता है, ब्रेक शू जो रहता है वो टायर में जाकर के चिपकने स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद धीरे धीरे करके ब्रेक लगना स्टार्ट होता है। तो देखते हैं कि साइकिल पहले स्लो डाउन होता है और उसके बाद क्या हो जाता है, वो पूरी तरह से रुक जाता है। तो हम लोग ब्रेक लगा रहे हैं, दैट मीन्स ब्रेक के जरिए है जो हम लोग उसके टायर पे है जो फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके वो स्लो डाउन होता है और फिर वो रुक जाता है। फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है ना। जैसे कि हम लोग सपोज दैट एक टेनिस का बॉल ले लेते हैं, अगर उसको हम लोग दोनों हाथों से अगर प्रेशर डालते हैं तो बॉल का जो शेप रहता है वो चेंज होने लगता है। पहले तो बॉल स्पेरिकल फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो एलिप्टिकल शेप में बदलना स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब आते हैं टाइप ऑफ फोर्स। फोर्स कितने तरह के होते हैं, तो फोर्स मेनली दो तरह के होते हैं। एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टैक्ट फोर्स? व्हेन टू ऑब्जेक्ट कम्स इन देयर कॉन्टैक्ट देन इट इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, मतलब वो एक दूसरे को छूते हैं, टच करते हैं, तब जाकर के जो फोर्स लगता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है। लेकिन कुछ ऐसे फोर्सेस है जो बिना एक दूसरे को टच किए ही फोर्स वहाँ से जनरेट होता है, तो इस तरह के फोर्सेस को हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे मस्कुलर फोर्स हो गए, फ्रिक्शनल फोर्स हो गए। तो मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गए, एक तरह से कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल हो गए। मस्कुलर फोर्स दैट मीन्स वैसा फोर्स जो हम लोग अपने मसल्स के ज़रिए लगाते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग फुटबॉल को अगर किक करते हैं तो हम लोग अपने पैर पैर से जो फुटबॉल को किक करते हैं और हमारे पैर में क्या होता है, मसल्स होता है। मसल्स के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, फुटबॉल को है जो किक कर पाते हैं, है ना।
फिर अब बैलगाड़ी देखते हैं, तो बैलगाड़ी में भी बैल जो रहता है वो कार्ट को खींचता है, तो बैल भी क्या करता है, अपना मस्कुलर फोर्स ही लगाता है, जिसकी वजह से बैलगाड़ी आगे जा पाती है। अब आता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जानते होंगे बच्चे, फ्रिक्शन जनरेट होना, है ना। जैसे हम लोग दो हाथ को रब करते हैं, अगर दो हाथ को रब करते हैं तो देखते पाते हो कि एक जो हाथ रहता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, जबकि दूसरा हाथ जो रहता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। एक हाथ आगे की तरफ जाता है, दूसरा हाथ पीछे की तरफ जाता है, और ये कंटिन्यूसली चलते रहता है, तब जाके फ्रिक्शन जनरेट होता है और हमारे हाथ है जो गर्म होने लगते हैं। तो उस समय जो मतलब जो फोर्स जनरेट होता है उसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करता है, तो उस समय जो फोर्स जनरेट होता है उसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। अब आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। तो जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो गया, ये सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल है। सबसे पहले जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कहा जाता है कि हम लोग अर्थ पर, धरती पर किसी भी चीज़ को अगर हम लोग ऊपर से छोड़ते हैं तो सीधे धरती की तरफ आके गिरता है, क्योंकि धरती क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को है जो अपनी तरफ खींचता है ना। तो किस फोर्स की वजह से खींचता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खींचता है। अच्छा, जब आप मून पर जाते हो तो मून पर कुछ फेंकने के बाद उसको मतलब वो देखते हैं कि वो हवा में तैरते रहता है ना, वो गिरता नहीं, वो हवा में तैरते रहता है, क्योंकि वहाँ एक्सल ग्रेविटेशनल फोर्स ना के बराबर रहता है, जिसकी वजह से है जो यूनिवर्स में या फिर दूसरे प्लैनेट्स पे जो जो भी सब्सटेंस रहते हैं, या फिर जो भी लोग यहाँ से जाते हैं रॉकेट के ज़रिए, सैटेलाइट्स के ज़रिए, वो सब है जो आसमान में आराम से तैरते रहते हैं, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ना के बराबर है। लेकिन हमारे अर्थ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से अर्थ किसी भी चीज़ को है जो अपनी तरफ है जो खींचता है। तो डिपेंड करता है, देखो यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो डिपेंड करता है मास, साइज और क्लोजनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। तो बच्चों आप देख पाते हैं कि अगर एक भारी चीज़ और एक हल्के चीज़ को अगर हम लोग एक ही टाइम में एक फिक्स्ड ऊंचाई से अगर हम लोग नीचे फेंकते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग हैं जो थर्ड फ्लोर पर खड़े हैं, ठीक है, आपके घर में भी थर्ड फ्लोर होगा, सेकंड फ्लोर भी चलेगा, किसी भी फ्लोर पे खड़े रहते हैं और वहाँ से एक ईंटा को फेंकते हैं और फिर एक कागज़ के पेपर को फेंकते हैं, कौन जल्दी गिरेगा, ईंटा ज़्यादा जल्दी गिरेगा ना, क्योंकि ईंटे का जो वज़न है, वेट जो है, मास जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। ईंटे का जो मास है वो ज़्यादा है कागज़ के कंपैरिजन में, तो मास अगर ज़्यादा होगा तो वो फोर्स भी वहाँ पे ज़्यादा होगा, है ना। इसीलिए अर्थ क्या करता है, जो इसका मास बहुत ज़्यादा रहता है उसे अपनी तरफ बहुत ही तेज़ से खींचता है, इसलिए ईंटा पहले गिरता है और कागज़ देर से गिरता है, क्योंकि कागज़ का जो मास रहता है वो कम रहता है, इसलिए वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम वर्क करता है। अब आते हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फोर्स। तो बोला जा रहा है कि अगर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को अपनी तरफ जब खींचता है तो किस वजह से खींचता है, तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, तब जो फोर्स जनरेट होता है उसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। जैसे सिंपल लैंग्वेज में हम लोग मैग्नेट को ही देखते हैं, मैग्नेट क्या करता है, लोहे को या फिर आयरन, निकेल्स, इन सबको अपनी तरफ क्या करता है, खींच लेता है ना। तो किस वजह से खींचता है, तो ये स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही खींचता है। तो इस तरह के फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है बच्चे, तो देखते हो कि आप अगर कंघी को अपने सर पे रब करते हो और रब करने के बाद अगर किसी कागज़ को टुकड़े को नज़दीक लाते हो तो कागज़ को वो अपनी तरफ खींचने लगता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बॉडी चार्ज रहता है जबकि दूसरा अनचार्ज बॉडी रहता है, मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है जो एक समान नहीं हो पाता है, इक्वल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट पे है जो चार्ज आ जाता है और फिर वो दूसरे को है जो अपनी तरफ खींचने लगता है। जैसे मैं एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप अच्छा तरीके से समझ सकते हैं। मान लेते होता क्या है, कंघी कागज़ के टुकड़ों को कैसे अपनी तरफ खींचता है, मैं बताता हूँ। जब कंघी को हम क्या करते हैं, अपने सर पे रब करते हैं, मतलब हेयर पे रबिंग करते हैं, तो कंघी को रब करते समय क्या होता है, कंघी के कुछ इलेक्ट्रॉन है जो हमारे सर में चले आते हैं। कहा जाता है कि हर एक ऑब्जेक्ट में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना ही प्रोटॉन रहता है, तभी वो जाकर के इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो पाता है। मान लेते हैं कि कोई लोहे का रॉड है, मान लेते हैं कोई भी सब्सटेंस ले लेते हैं, लोहे का रॉड,
मान लेते हैं उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 10 प्रोटॉन भी होना चाहिए। लेकिन रबिंग करते समय क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन है जो बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाता है और प्रोटॉन तो ज़्यादा होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट पे है जो इलेक्ट्रिकल चार्ज डेवलप हो जाता है और वो दूसरे अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ खींचने लगता है। कागज़ तो हम लोगों ने रब नहीं किया, कागज़ पे कोई चार्ज ही नहीं है, लेकिन कंघी को रब कर लेते हैं तो कंघी में चार्ज आ जाता है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन है जो हमारे सर में घुस जाता है। तो कंघी में चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है और वो क्या करता है, अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ खींच लेता है। तो इस तरह के फोर्सेस को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। बच्चों याद रखना है कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, प्लस प्लस, मान लेते प्लस चार्ज तो दूसरी तरफ भी प्लस चार्ज है, तो उसको क्लोजली लाओगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, कभी कांटेक्ट में आने ही नहीं देगा। लेकिन अगर अपोजिट चार्ज रहे, एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस है, तो वो एक दूसरे को कांटेक्ट करेगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा। अब आते हैं प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी सरफेस पे अगर फोर्स लगाते हैं तो वहाँ हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोगों ने वहाँ पे प्रेशर लगाया है ना। जैसे मान लेते हैं हम लोग बोतल को है जो अपने हाथ से प्रेस करते हैं, तो बोतल का एक एरिया हो गया जिस पे हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथों से प्रेशर डालते हैं। तो असल में हाथ से प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, हम लोग हाथ से उस पर फोर्स लगा रहे हैं एक पार्टिकुलर एरिया में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर का फॉर्मूला याद रखना है बच्चों। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स बाय एरिया रहता है। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, आप जब सीवर कॉपी करोगे तो उस समय है जो प्रेशर का फॉर्मूला नीचे लिख लेना। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स बाय एरिया होता है, और फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। प्रेशर भी एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी है। प्रेशर को हम लोग केजी पर वेट पर मीटर स्क्वायर में भी मेज़र करते हैं। ओके, अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। तो हमारे ज़िंदगी में बहुत जगह क्या होते रहते हैं, प्रेशर का यूजेस है जो होते रहता है। हम लोग कंटिन्यूसली है जो हर जगह है जो प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बच्चों आप जब स्कूल आते हो तो बैग आप कैरी करते होगे, तो बैग का जो स्ट्रिप रहता है जिसको हम लोग कंधे पर लादे रहते हैं, तो देख पाते हैं कि वो जो बैग का जो स्ट्रिप रहता है वो मोटा रहता है। क्या हो अगर वो स्ट्रिप पतला हो जाए, सोच के देखो। तो ऐसा क्यों होता है कि वो मोटा स्ट्रिप ही क्यों लगाया जाता है बैग में। तो क्या होता है कि मान लेते एक पतला स्ट्रिप ले लेते हैं और एक मोटा स्ट्रिप ले लेते हैं, तो पतला स्ट्रिप और मोटा स्ट्रिप किसका एरिया ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है मोटा वाला जो स्ट्रिप है उसका एरिया ज़्यादा होगा। तो जिसका एरिया ज़्यादा रहता है वो कम प्रेशर लगाता है, याद रखना। और जिसका एरिया ज़्यादा रहता है वो कम प्रेशर लगाता है, और जिसका एरिया कम रहता है वो ज़्यादा प्रेशर लगाता है। बैक का स्ट्रिप मोटा रहता है जिसकी वजह से उसका एरिया ज़्यादा रहता है, इसी वजह से वो हमारे शोल्डर पे कम प्रेशर लगाता है ना। कुछ और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि देख पाते हो सैंड में हम लोग चल नहीं सकते, लेकिन ऊंट जो रहता है, कैमल जो रहता है, वो आराम से है जो चल लेता है। ऐसा क्यों होता है। अब हमारा पैर देख लो और कैमल का पैर देख लो, किसका पैर ज़्यादा बड़ा होता है। कैमल का पैर ज़्यादा बड़ा होता है हमारे पैर के कंपैरिजन में। तो कैमल का पैर क्या है, ज़्यादा बड़ा है, दैट मीन्स उसका पैर का एरिया ज़्यादा है। अगर पैर का एरिया ज़्यादा होगा तो वो कम प्रेशर लगाएगा, है ना। मैंने बताया था जिसका एरिया ज़्यादा वो कम प्रेशर लगाएगा। लेकिन हमारा पैर का जो एरिया रहता है ऊंट के कंपैरिजन में हमारा पैर का एरिया कम होता है। तो अगर पैर का एरिया कम है तो हमारा पैर है जो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा बालू पर, इसीलिए हमारा पैर है जो धंस जाता है, जबकि ऊंट का पैर है जो धंस नहीं पाता, क्योंकि इसका पैर का एरिया ज़्यादा रहता है और वो कम प्रेशर एग्जिट करता है। मेज़र ऑफ लिक्विड प्रेशर। तो लिक्विड प्रेशर को कैसे है जो मेज़र करते हैं बच्चों, ये समझना है। तो लिक्विड प्रेशर को मेज़र किससे किया जाता है, मैनोमीटर से किया जाता है। ये एक यू शेप में क्या रहता है, ग्लास लगी रहती है, और उसके अंदर क्या रहते हैं, ये पाइप का भी आता है, और इसका हाफ हिस्सा क्या रहता है, पानी से भरा रहता है, और इसका एक हिस्सा क्या रहता है, किसी बैलून से पैक किया रहता है, और दूसरा जो हिस्सा रहता है उस पर फनल लगा दिया जाता है। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, वो फनल वाले हिस्से को जैसे हम लोग पानी में डालते हैं
तो जो यू शेप वाला जो ग्लास रहता है उसका आधा हिस्सा में पानी भरा रहता है। जैसे फेनल को हम लोग वाटर में डालते हैं तो यू वाला जो हिस्सा रहता है उसमें एक तरफ का हिस्सा का वाटर लेवल कम होने लगता है और दूसरी तरफ है जो बढ़ने लगता है। ठीक है, तो जिस हिस्से का वाटर लेवल बढ़ा रहता है और जहाँ कम किया रहता है उस जगह के बीच में एक स्केल लगा रहता है। तो जहाँ कम लेवल है और जहाँ ज़्यादा लेवल है तो हम लोग स्केल से देखते हैं कि दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है। दोनों का बीच का जो डिफरेंस निकालते हैं वही असल में लिक्विड प्रेशर कहलाता है। अब आते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है ये एक यूनिक प्लैनेट है और यहाँ पर एटमॉस्फेयर मौजूद है ना। यहाँ चारों तरफ है जो एटमॉस्फेयर से हम लोग हैं जो घिरे रहते हैं। बच्चों एक चीज़ याद रखना है कि हम लोग क्या करते हैं, अर्थ के जिस भी पॉइंट पे रहें हम लोग ऑलवेज अर्थ के सेंटर पे ही कहलाते हैं। जहाँ भी अर्थ के जिस पॉइंट पे भी रहो हम लोग अर्थ के सेंटर पे ही सिचुएटेड रहते हैं। द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस। बताया जा रहा है कि जो वेट रहता है वो क्या करता है, वेट ऑफ एटमॉस्फेयर का जो वेट रहता है वो अर्थ के सरफेस पे एक तरह का प्रेशर एग्जिट करता है। इसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। जिसे बताया जा रहा है कि द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटेंडेड अप टू अबाउट 300 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल। तो हमें बताया जा रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहता है वो हमारे सी से लगभग 300 किलोमीटर ऊपर तक रहता है। और बताया जा रहा है कि डेंसिटी ऑफ एयर इज मैक्सिमम एट द सी लेवल बिकॉज लेजर एज वी गो हायर अप। दिस इज ड्यू टू ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ। एयर इज मोर डेंस क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। बच्चों याद रखना है कि हवा की जो डेंसिटी रहती है वो सी लेवल पे बहुत ही ज़्यादा रहता है। सी लेवल पे हवा की डेंसिटी ज़्यादा रहने की वजह से ही क्या होता है, समुद्री तूफान बनते हैं। हमारा पटना जो शहर है यहाँ पर समुद्र नहीं, इसलिए यहाँ ज़्यादा तूफान नहीं बन पाता। लेकिन उड़ीसा ले ले, मुंबई ले लेते हैं, ये सब समुद्र किनारे वाला जो इलाका है वहाँ पर क्या होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ तूफान जनरेट होते हैं। क्योंकि समुद्री इलाके में क्या रहते हैं, एयर की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वहाँ पे है जो तूफ़ान साइक्लोन वगैरह है जो बनते रहते हैं, समुद्री तूफ़ान आते रहते हैं। लेकिन हमारे पटना में किसी तरह का कोई भी मतलब समुद्र नहीं है, जिसकी वजह से है जो समुद्र ना होने की वजह से है जो यहाँ पर किसी तरह का कोई तूफ़ान नहीं आता। अब बच्चों यहाँ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर है। सबसे पहला क्वेश्चन में जो जवाब देना है वो वन वर्ड में देना है। देखा है, विच फोर्स एक्ट ऑन ऑल बॉडी ऑन द अर्थ एट ऑल टाइम। कौन सा फोर्स है जो हमारे अर्थ पे हमेशा लगते रहता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगते रहता है। फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या कहते हैं, तो प्रेशर कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन, अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर से ही किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगा रहा है तो किस तरह का फोर्स कहलाता है, मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। व्हाट मेजर द ग्रेविटेशन पुल ऑन द ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशन पुल्स को किसके ज़रिए जो मेज़र किया जाता है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के ज़रिए। 5 में बोला जा रहा है कि लिक्विड प्रेशर को किससे मेज़र किया जाता है, तो मैनोमीटर से। 6 क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना, अगर अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो किस फोर्स की वजह से, तो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। 7 क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक चार्ज बॉडी अगर अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो कौन सा फोर्स की वजह से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। 8 क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम लोग किसी बैग को अपने हाथ से पकड़े रहते हैं तो उस समय कौन सा फोर्स जनरेट होता है, तो मस्कुलर फोर्स जनरेट होता है, क्योंकि मसल्स के जरिए है जो हम लोग बैग को पकड़े रहते हैं। 9 क्वेश्चन बोल रहा है कि किसने है जो पेड़ से एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा था और अपना लॉ है जो स्थापित किया था, तो उसका नाम क्या था, सर आइजैक न्यूटन। ओके। 10 क्वेश्चन बोल रहा है कि U2 का जो मैनोमीटर है उसमें के अंदर क्या भरा रहता है, तो वाटर भरा रहता है, हाफ लेवल है जो वाटर से भरा रहता है। अब बी में आते हैं, यहाँ पे है जो बोला जा रहा है कि 1 से 2 सेंटेंसेस में है जो आंसर देना है। बोल रहा है वाई इज डिफिकल्ट टू कट एन एप्पल विथ अ ब्लंट नाइफ। एक मतलब ऐसा चाकू जिसमें धार न रहता है, उसके ज़रिए है जो अगर हम लोग फल को काटना चाहें तो क्यों नहीं कटता है, लेकिन धार वाली जो चीज़ रहती है उससे फटाक से कट जाता है।
तो एक धार वाली चाकू ले लो और एक ब्लंट नाइफ ले लो, किसका एरिया ज़्यादा रहेगा? ब्लंट वाला जो हिस्सा रहेगा उसका एरिया ज़्यादा रहेगा धार वाले के कंपैरिजन में। तो ब्लंट का एरिया ज़्यादा है तो वो फोर्स है जो कम एग्जर्ट करेगा, फोर्स कम एग्जर्ट करेगा तो फल तो कटेगा ही नहीं। लेकिन अगर हम लोग धार वाले अगर चाकू ले लेते हैं तो उसका एरिया क्या होता है, कम होता है, तो वो ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा और फल है जो आराम से कट जाएगा, है। वॉट आर द वॉल ऑफ द डैम मेड थिकर एट द बेस? तो देख पाते हैं डैम का जो हिस्सा रहता है, पानी वाला हिस्सा काफ़ी मोटा रहता है और ऊपर वाला हिस्सा क्या रहता है, मतलब उतना मोटा नहीं रहता है। तो इसका आंसर है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इंक्रीजेस विथ डेप्थ, दिस इज रीजन द वॉल ऑफ द डैम मेड थिकर एट द बेस। तो देख पाते हैं पानी अगर डैम के पास रहता है तो डैम का जो हिस्सा पानी से डूबा रहता है तो डैम पानी क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाता है डैम पर, डैम टूटने के भी चांसेस रहते हैं, तो वहाँ का दीवार कुछ ज़्यादा मोटा कर दिया जाता है क्योंकि वहाँ पानी बहुत ज़्यादा रहता है, पानी है जो कंटिन्यूसली डैम पर है जो दबाव डालते रहता है, प्रेशर डालते रहता है, इसीलिए नीचे वाला हिस्सा काफ़ी मोटा बना दिया जाता है और ऊपर वाले हिस्से को है जो नॉर्मली है जो पतला कर दिया जाता है क्योंकि वहाँ पर वाटर पहुँचता ही नहीं, तो वहाँ पर है जो किसी तरह का कोई प्रेशर एग्जर्ट हो ही नहीं रहा है, तो हम लोग नॉर्मल दीवार भी बना देते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, गिव ए एग्जाम्पल ऑफ ईच टू। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में मैंने बताया था कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, टच करते हैं एक दूसरे को, तो कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है, जैसे मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। और जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को बिना कॉन्टैक्ट में आए हुए भी फोर्स जनरेट करता है तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, है ना। नेक्स्ट है हाउ कैन यू से दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। तो क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी कंटेनर में अगर हम लोग उसमें 4-5 छेद कर देते हैं तो पानी हर तरफ से इक्वली है जो निकलते रहता है। ऐसा क्यों होता है कि फ्लूइड्स मॉलिक्यूल्स मतलब वाटर्स के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो कांस्टेंट मोशन में रहते हैं, उनके जो पार्टिकल्स की जो स्पीड रहती है वो कांस्टेंट रहती है, इसीलिए है जो वो प्रेशर पे है जो एक ही तरह का प्रेशर है जो हर एक डायरेक्शन में एग्जर्ट करता है, क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स के जो स्पीड्स रहती है वो हर तरफ है जो सेम रहती है, इक्वल स्पीड से सारे फ्लूइड्स मॉलिक्यूल्स है जो मूव करते रहते हैं, इसीलिए है जो मतलब कंटेनर के हर डायरेक्शन में है जो इक्वल प्रेशर वो एग्जिट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जैसे जैसे हाइट डिक्रीज करता है वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता चला जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो कहा जाता है कि जैसे जैसे है जो एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे है जो एयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो डिक्रीज करता चला जाता है, याद रखना है। जैसे जैसे है जो एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे है जो एयर्स की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिक्रीज करते चले जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, मैंने इस क्वेश्चन के बारे में पहले बता चुका था कि बैग का जो स्ट्रिप रहता है उसके कंधे पर हैंडल करना मुश्किल रहता है नैरो हैंडल से, है ना, मतलब पतले वाले स्ट्रिप से मुश्किल रहता है, मोटे वाले स्ट्रिप से आराम से हो जाता है। तो बताया जा रहा है कि इसका जो ब्रॉड स्ट्रिप दिया जाता है, मोटा हिस्सा दिया जाता है, क्योंकि इसका मोटा हिस्सा रहता है तो ये इसका एरिया ज़्यादा रहता है और ये कम प्रेशर एग्जर्ट करता है, जिसकी वजह से इसको हम लोग ईजियली है जो कैरी कर पाते हैं, है ना। हाउ कैन कैमल वॉक ईजिली ऑन सैंड, इसके बारे में मैंने बताया कि कैमल आखिर सैंड पे कैसे मूव कर लेता है आसानी से। तो देख पाते हैं कि कैमल, मैंने बताया था कि कैमल्स का जो पैर रहता है वो हमारे पैर के एरिया से काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है, जिसकी वजह से ये सैंड पे है जो कम प्रेशर एग्जर्ट करता है, क्योंकि उसका पैर का एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर है जो कम एग्जिट करेगा, इसीलिए है जो सैंड्स पे ये आराम से चल पाता है। अब बोला जा रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ फोर्स डू द एनिमल्स यूज टू पुल अ हैवी कार्ट। बैलगाड़ी है जो अपने कार्ट्स को है जो कैसे खींच पाते हैं, तो कौन सा फोर्सेस की वजह से, तो वो मस्कुलर फोर्स की वजह से अपने मसल्स का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को है जो खींचने के लिए। 9 क्वेश्चन है डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? तो वैसा प्रेशर जो अर्थ के वेट की वजह से है जो लगाया जाता है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, हाउ ए मैग्नेट कैन एक्सर्ट इज मैग्नेटिक फोर्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो बताया जा रहा है बच्चों, याद रखना, जितना ही बड़ा मैग्नेट रहेगा वो उतना ही ज़्यादा उसका मैग्नेटिक पावर भी रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड्स उतना ही बड़ा रहेगा। जितना बड़ा उसका स्ट्रेंथ रहेगा मैग्नेट का, उतना ही ज़्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड्स भी होगा, है ना। तो अगर हम लोग बड़ा वाला मैग्नेट को ले लेते हैं और छोटे वाले मैग्नेट को ले लेते हैं, बड़ा वाला मैग्नेट बड़ा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड्स भी बड़ा होगा, छोटा मैग्नेट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड्स छोटा होगा, है ना। तो अगर किसी दूर से किसी चीज़ को अगर खींचना है तो हमें बड़े वाले मैग्नेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। बड़े वाले मैग्नेट क्या करता है, मतलब मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे आयरन हो गया, निकेल हो गया, उसे वो अपनी तरफ खींच पाता है। अब लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। मैंने इसके बारे में पहले ही आपको बता दिया था, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। फोर्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो क्या क्या होता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है इसके बारे में भी मैंने पहले ही बता दिया है। आप एक बार फिर से फ्रिक्शनल फोर्स वाला टॉपिक पढ़ लेना, सॉल्यूशन मिल जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में भी मैंने पहले ही बता दिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का जो टॉपिक था मैंने उसको समझाया था। और लिक्विड प्रेशर है जो कैसे है, जो मेज़र करते हैं लिक्विड प्रेशर है जो क्या होता है, इसके बारे में मैंने पहले ही समझा दिया है। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में भी मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है। तो मैंने लगभग जितना भी क्वेश्चन है उसका पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है। बच्चों एक बार फिर से है, जो आप कंटिन्यूसली वीडियो को है जो बहुत अच्छे तरीके से देखिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको क्वेश्चन आंसर है जो इसका लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप एक बार एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो बहुत ही आसानी से जो आप सारे क्वेश्चन के हैं जो आंसर दे सकते हैं, ठीक है।